क्या आपको याद है भूल भुलैया का वो छोटा पंडित जिसकी एक एक हरकत पर पूरा थिएटर हंसी से गूंज उठता था? लेकिन सोचिए, अगर वही चेहरा तिहाड़ जेल की अंधेरी कोठरी में बंद हो जाए तो? जी हां, हम बात कर रहे हैं भूल भुलैया के छोटे पंडित यानी राजपाल यादव की। कहानी यहीं से चौंकाती है। जिस शख्स के गैराज में करोड़ों की मर्सिडीज और इंपोर्टेड गाड़ियां खड़ी हों, वही कोर्ट में हाथ जोड़कर कहे, साहब मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ? किस मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा? 16 फरवरी को जमानत कैसे मिली? और क्या सच में 18 मार्च को उन्हें फिर से जेल जाना पड़ सकता है? इतना ही नहीं, क्या उन्हें बचाने के लिए बॉलीवुड के बड़े सितारे जैसे सलमान खान और अक्षय कुमार सामने आए? क्या सोनू सूद ने आर्थिक मदद की? अगर हां, तो कितनी और कैसे? आज हम इस पूरे मामले की हर परत खोलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आगे जो खुलासे होंगे वो आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, आज हम जिस कहानी का पन्ना पलटने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है। ये हिंदी सिनेमा का वो काला सच है जिसे अक्सर ग्लैमर की चमक दमक के पीछे छुपा दिया जाता है। ये कहानी है राजपाल यादव की, वो चेहरा जिसे देखते ही हमारे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती थी। लेकिन आज वही चेहरा आंसुओं के सैलाब में डूबा नजर आया। 5 फरवरी 2026 की शाम जब उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया तो उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही वाक्य था, सर क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, हम बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, जिस इंसान की फिल्में आज भी करोड़ों कमाती हैं, जो हाल ही में भूल भुलैया 3 और बेबी जॉन जैसी फिल्मों में नजर आ रहा है, वो आखिर कंगाल कैसे हो गया? क्या साल 2010 में लिया गया 5 करोड़ का वो एक लोन इतना जहरीला साबित हो सकता है कि 16 साल बाद भी एक हंसते मुस्कुराते लीजेंड की जिंदगी हिला दे? आज हम इस पूरे मामले का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि आपको दूध का दूध और पानी का पानी साफ नजर आएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कहानी की शुरुआत होती है साल 2010 से। ये वो दौर था जब राजपाल यादव अपने करियर के शिखर पर थे। हर दूसरी कॉमेडी फिल्म में उनका होना कामयाबी की गारंटी माना जाता था। लेकिन हर कलाकार के दिल में एक सपना होता है कि वो सिर्फ दूसरों के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली न बने, बल्कि खुद एक क्रिएटर बने। राजपाल यादव भी अभिनेता से निर्माता और निर्देशक बनना चाहते थे। इसी महत्वाकांक्षा ने उनके दिमाग में एक फिल्म का बीज बोया जिसका नाम था अता पता लापता। ये एक म्यूजिकल सटायर फिल्म थी जो सिस्टम और भ्रष्टाचार पर तीखी चोट करने वाली थी। विचार बुरा नहीं था, लेकिन दोस्तों, फिल्म बनाना सिर्फ कला नहीं, एक क्रूर बिजनेस भी है। और यहीं पर राजपाल यादव से शायद पहली और सबसे बड़ी चूक हो गई। फिल्म बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी, और यह पैसा किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस से नहीं, बल्कि दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से आया। साल 2010 में राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव ने अपनी कंपनी श्री नौ रंग गोदावरी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के बैनर तले मुरली प्रोजेक्ट्स के मालिक MG अग्रवाल के साथ एक इंटर कॉर्पोरेट लोन एग्रीमेंट साइन किया। मुरली प्रोजेक्ट्स ने उन्हें 5 करोड़ रुपए दिए। शर्त ये थी, फिल्म पूरी होने के बाद ब्याज और मुनाफे के साथ 8 करोड़ रुपए वापस किए जाएंगे। उस वक्त राजपाल यादव को अपनी फिल्म और अपनी स्टारडम पर इतना भरोसा था कि उन्हें लगा बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश होगी और ये कर्ज चुकाना उनके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। लेकिन बॉलीवुड में किस्मत का पहिया कब घूम जाए ये कोई नहीं जानता। फिर आया वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। 2 नवंबर 2012 जब अता पता लापता सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म में असरानी, ओमपुरी, आशुतोष राणा और खुद राजपाल यादव जैसे दिग्गज कलाकार थे। लेकिन बॉक्स ऑफिस का रिपोर्ट कार्ड किसी डरावने सपने से कम नहीं था। फिल्म का बजट लगभग 11 करोड़ रुपये था, लेकिन कमाई के आंकड़े सुनकर सच में होश उड़ जाते हैं। भारत में पहले दिन की कमाई थी मात्र 5 लाख रुपए। अगर पूरी लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो वितरकों के हाथ में बमुश्किल 12 से 13 लाख रुपए ही आए। विदेश में भी फिल्म ने लगभग $15,000 के आसपास ही कमाई की। यानी कुल मिलाकर अता पता लापता बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। इसका सीधा असर पड़ा राजपाल यादव पर। 5 करोड़ का लोन और अपनी लगाई हुई पूरी पूंजी सब डूब गई। फिल्म का टाइटल अता पता लापता
जैसे उनकी किस्मत बन गया, क्योंकि पैसे सच में लापता हो चुके थे। जब फिल्म फ्लॉप हुई तो जाहिर है कि कर्जदाता मुरली प्रोजेक्ट्स ने अपने पैसे वापस मांगे। एग्रीमेंट के मुताबिक भुगतान का समय आ चुका था। राजपाल के पास नकद रकम नहीं थी, लेकिन बढ़ते दबाव में उन्होंने चेक जारी कर दी और यहीं से शुरू हुआ वो कानूनी दलदल जिसे हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के नाम से जानते हैं। आसान भाषा में कहें तो चेक बाउंस का मामला। राजपाल ने जो चेक दिए वो बैंक में बाउंस हो गए, क्योंकि खाते में पर्याप्त पैसे ही नहीं थे। इसके बाद मुरली प्रोजेक्ट्स ने राजपाल यादव, उनकी पत्नी राधा यादव और उनकी कंपनी के खिलाफ 7 अलग अलग केस दर्ज कराए। अब मामला सिर्फ पैसों का नहीं रहा था, ये एक आपराधिक केस बन चुका था। भारत में चेक बाउंस होना अपराध की श्रेणी में आता है और शायद उस वक्त राजपाल यादव इस बात की गंभीरता को पूरी तरह समझ नहीं पाए। साल 2013 तक आते आते मामला कोर्ट की चौखट पर बुरी तरह उलझ चुका था और यहीं पर राजपाल यादव से एक ऐसी गलती हुई जिसने जजों की नज़र में उनकी छवि बदल दी। एक ईमानदार कर्जदार से एक चालाकवादी की। दिसंबर 2013 में रिकवरी सूट की सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने अदालत में एक हलफनामा यानी एफिडेविट दायर किया, लेकिन अदालत ने पाया कि यह हलफनामा झूठा था। इतना ही नहीं, ये बात भी सामने आई कि उन्होंने अपनी पत्नी राधा यादव के जाली हस्ताक्षर किए थे। दिल्ली उच्च न्यायालय के जज एस रविंद्र भट्ट इस बात से इतने नाराज हुए कि उन्होंने इसे अदालत की अवमानना और न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ माना। उन्होंने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राजपाल यादव कानून के साथ खेल रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि राजपाल यादव को 10 दिन की न्यायिक हिरासत की सजा सुनाई गई। उन्हें तुरंत तिहाड़ जेल भेज दिया गया। 3 दिसंबर 2013 से 6 दिसंबर 2013 तक, यानी करीब 4 दिन राजपाल यादव ने जेल में बिताए। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने उनकी अपील पर सजा को निलंबित कर दिया, लेकिन यह उनके दामन पर लगा पहला दाग था। ये वो रेड फ्लैग था जिसे देखकर उन्हें संभल जाना चाहिए था, लेकिन शायद स्टारडम का नशा और वकीलों की दलीलों ने उन्हें यह भरोसा दिला दिया कि तारीखों के खेल से वो बच निकलेंगे। उधर कर्ज का ब्याज मीटर की तरह भाग रहा था। जो 5 करोड़ का लोन था वह कानूनी खर्च और ब्याज के साथ लगातार बढ़ता जा रहा था। सालों तक मामला अदालतों में घिसटता रहा, तारीख पर तारीख का सिलसिला चलता रहा। फिर अप्रैल 2018 में दिल्ली की कड़कड्डूमा कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया जिसने राजपाल यादव की रातों की नींद उड़ा दी। अदालत ने उन्हें चेक बाउंस मामले में दोषी करार दिया और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। सिर्फ इतना ही नहीं, हर बाउंस हुए चेक के लिए भारी जुर्माना भी लगाया गया। प्रति केस लगभग 1 करोड़ 35 लाख रुपए चुकाने का आदेश दिया गया और चूंकि ऐसे 7 चेक थे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुल रकम कितनी बड़ी बनती होगी। इस फैसले का एक और दुखद पहलू था, उनकी पत्नी राधा यादव। राधा सिर्फ उनकी पत्नी ही नहीं, बल्कि उस कंपनी की डायरेक्टर भी थीं जिसने लोन लिया था। चेक पर उनके भी हस्ताक्षर थे, इसलिए कानूनन वह भी बराबर की दोषी मानी गई। हालांकि अदालत ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें जेल नहीं भेजा, क्योंकि उनके ऊपर छोटे बच्चे की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन पर भी लगभग 70 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया। सोचिए, एक तरफ पति के जेल जाने का खतरा, दूसरी तरफ खुद पर लाखों का जुर्माना। पूरा परिवार चारों तरफ से घिर चुका था। राजपाल ने निचली अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी। 2019 में सेशन कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी। फिर मामला हाई कोर्ट पहुंचा। उन्हें बार बार मोहलत मिलती रही। 2024 तक अदालत ने कई बार सजा सस्पेंड की, सिर्फ इस शर्त पर कि वे पैसे चुका दें। राजपाल ने कई बार वादे किए, कभी कहा दिसंबर 2025 तक 40 लाख देंगे, कभी कहा जनवरी 2026 तक 2 करोड़ और चुका देंगे। बीच बीच में उन्होंने 75 लाख जैसे कुछ ड्राफ्ट जमा भी किए, लेकिन 9 करोड़ के पहाड़ के सामने ये रकम ऊंट के मुंह में जीरा जैसी थी। अब आप सोच रहे होंगे, इतने बड़े स्टार के लिए 9 करोड़ क्या बड़ी बात है? यही कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसे हम फाइनेंशियल कॉन्ट्रडिक्शन कह सकते हैं। एक तरफ राजपाल कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ उनकी लाइफस्टाइल कुछ और कहानी कहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके गैराज में लग्जरी गाड़ियों का काफिला है। बताया जाता है कि उनके पास मर्सिडीज बेंज E 350D है, जिसकी कीमत करीब
5 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके अलावा टोयोटा इनोवा और BMW जैसी गाड़ियां भी उनके पास हैं। तो सवाल उठता है, अगर आपके पास 1.5 करोड़ की कार है तो उसे बेचकर कर्ज क्यों नहीं चुकाते? अदालत ने भी इस विरोधाभास को नोट किया। जब आपके पास लग्जरी गाड़ियां हों और आप कोर्ट में खुद को कंगाल बताएं तो इसे बदनीयती माना जा सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू इससे भी ज्यादा गंभीर है। राजपाल की आर्थिक परेशानी सिर्फ 9 करोड़ तक सीमित नहीं थी। उन पर कुल कर्ज 20 करोड़ से भी ज्यादा बताया गया। 8 अगस्त 2024 को एक और चौंकाने वाली घटना हुई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मुंबई शाखा की टीम उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर पहुंची, जहां उनकी पैतृक संपत्ति है। बैंक ने उनकी फैक्ट्री और संपत्तियों पर ताला लगाकर उन्हें सील कर दिया। यह मामला एक अलग लोन से जुड़ा था। राजपाल ने अपने पिता नौरंग यादव के नाम पर बैंक से 3 करोड़ का लोन लिया था। सालों तक EMI न चुकाने की वजह से ब्याज जुड़ते जुड़ते यह रकम लगभग 11 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। बैंक की कार्रवाई इतनी अचानक थी कि जब अधिकारियों ने संपत्ति सील की तब अंदर बिजली के उपकरण और कूलर चलते ही रह गए थे। अब जरा गणित समझिए। 9 करोड़ रुपए मुरली प्रोजेक्ट्स के, 11 करोड़ रुपए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, कुल मिलाकर 20 करोड़ रुपए का कर्ज और ऊपर से पत्नी पर 70 लाख रुपए का जुर्माना। इतनी बड़ी देनदारी किसी भी अभिनेता की कमर तोड़ने के लिए काफी है, चाहे वो कितनी भी फिल्में क्यों ना कर रहा हो। आप कह सकते हैं, अरे भूल भुलैया 3 तो सुपरहिट रही, उसके पैसे कहाँ गए? दरअसल बात हो रही है भूल भुलैया 3 की। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजपाल यादव ने उस फिल्म के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए फीस ली थी। लेकिन जब सिर पर 20 करोड़ का कर्ज खड़ा हो तो 1.5 करोड़ की फीस आते ही पुराने कर्ज के ब्याज, कानूनी खर्च और वकीलों की फीस में निकल जाती है। यही वजह बताई जाती है कि भले ही उनकी नेटवर्थ 50 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जाती हो, लेकिन उनकी ज्यादातर संपत्तियां या तो गिरवी हैं या विवादित, जिन्हें वो तुरंत बेच भी नहीं सकते। और फिर आया फरवरी 2026 का वो हफ्ता जिसे इस कहानी का द एंड गेम कहा जा सकता है। जून 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें आखिरी मौका दिया था, लेकिन 2026 की शुरुआत तक भी राजपाल रकम चुकाने में नाकाम रहे। 2 फरवरी 2026 को मामला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में था। इस बार अदालत का सब्र जवाब दे चुका था। जज साहिबा ने सख्त लहजे में कहा, कानून अपने अनुपालन को पुरस्कृत करता है, न कि उसकी अवमानना को। उन्होंने साफ कर दिया कि आरोपी को बार बार मौके दिए गए, लेकिन उसने अदालत के आदेशों का सम्मान नहीं किया। अदालत ने उनके वकीलों की दलीलें सुनने से भी इनकार कर दिया और सजा निलंबन रद्द करते हुए सरेंडर का आदेश दे दिया। 4 फरवरी 2026 को राजपाल के वकीलों ने एक आखिरी दया याचिका यानी मर्सी प्ली दाखिल की। उन्होंने कोर्ट से कहा कि राजपाल मुंबई में शूटिंग में व्यस्त हैं। संभव है उस समय भूत बंगला की शूटिंग चल रही हो। वकीलों ने तर्क दिया कि डिमांड ड्राफ्ट में टाइपिंग की गलती हो गई थी, इसलिए भुगतान समय पर जमा नहीं हो पाया। उन्होंने 25 से 50 लाख रुपए का नया ड्राफ्ट देने की पेशकश भी की, लेकिन अदालत ने इन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। स्पष्ट आदेश दिया गया, आज ही सरेंडर करें। 5 फरवरी 2026 शाम 4 बजे राजपाल यादव भारी मन से दिल्ली पहुंचे और तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। सरेंडर से ठीक पहले उनकी हिम्मत जवाब दे गई। जो इंसान पूरी दुनिया को हंसाता था वो उस वक्त खुद रो रहा था। उन्होंने मीडिया से कहा, सर क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, कोई उपाय नहीं दिखता सर, यहां हम सब अकेले हैं, कोई दोस्त नहीं है। ये एक लाइन बॉलीवुड के मुंह पर करारा तमाचा थी। वही इंडस्ट्री जो पार्टियों में गले मिलती है, खुद को परिवार कहती है, लेकिन जब परिवार का एक सदस्य डूब रहा था तो सन्नाटा पसरा रहा। राजपाल ने अक्षय कुमार, सलमान खान और परेश रावल के साथ दर्जनों फिल्में की हैं। अक्षय के साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट रही। सलमान को वो हमेशा गोल्डन हार्ट वाला इंसान बताते रहे, लेकिन जब यह संकट आया तो किसी बड़े सुपरस्टार की ओर से खुलकर कोई बयान या मदद सामने नहीं आई, कम से कम शुरुआत में तो नहीं। कहा जाता है बॉलीवुड का कड़वा सच यही है, यहाँ रिश्ते अक्सर लेन देन पर चलते हैं, भावनाओं पर नहीं। 20 करोड़ का कर्ज चुकाना आसान नहीं, शायद इसी वजह से सबने दूरी बना ली। लेकिन इस सन्नाटे को तोड़ा एक शख्स ने, सोनू सूद। वही सोनू सूद जो कोरोना काल में मसीहा बनकर उभरे थे। राजपाल के जेल जाने के बाद सोनू ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया।
उन्होंने लिखा कि राजपाल ने हमें सालों तक हंसाया है और कभी कभी समय बहुत क्रूर हो सकता है। सोनू ने घोषणा की कि वो अपनी अगली फिल्म फतेह में राजपाल को रोल देंगे। सबसे बड़ी बात, उन्होंने साइनिंग अमाउंट भेजने की बात कही। सोनू ने लिखा, यह खैरात नहीं है, ये गरिमा है, एक कलाकार का सम्मान है। इसके अलावा बिहार के नेता तेज प्रताप यादव ने भी 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को अंतरिम जमानत दी है, यानी यह स्थायी रिहाई नहीं है बल्कि अस्थायी राहत है। यह जमानत 16 फरवरी 2026 को दी गई और 18 मार्च 2026 तक के लिए मान्य है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, यह सिर्फ अगली सुनवाई तक की राहत है, केस खत्म नहीं हुआ है। अब सवाल उठता है, आखिर कोर्ट ने उन्हें राहत क्यों दी? सबसे बड़ी वजह थी भुगतान। राजपाल यादव ने अदालत की शर्त के अनुसार लगभग 1.5 करोड़ रुपए डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करा दिए। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर यह रकम समय पर जमा नहीं होती तो उन्हें रिहा नहीं किया जाता। यानी इस बार सिर्फ वादे नहीं बल्कि वास्तविक भुगतान हुआ और यही चीज उनके पक्ष में गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कोर्ट ने सख्त निर्देश भी दिए हैं। राजपाल यादव को अगली तारीख 18 मार्च 2026 को हर हाल में पेश होना होगा, चाहे व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हों या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अगर वे अनुपस्थित रहते हैं तो यह राहत तुरंत रद्द भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा। जज ने साफ तौर पर कहा कि राजपाल ने पहले भी कई बार अदालत को पैसे देने का आश्वासन दिया था, लेकिन समय पर भुगतान नहीं किया गया। इसी वजह से मामला इतना लंबा खींचा और अंत में उन्हें जेल जाना पड़ा। हालांकि इस बार अदालत ने उनकी सजा को अस्थायी रूप से सस्पेंड किया है, लेकिन यह पूरी तरह से आरोपों का खत्म होना नहीं है। ध्यान रखिए, सजा सस्पेंड हुई है, खत्म नहीं हुई। अब अगली सुनवाई 18 मार्च 2026 को होगी और उसी दिन यह तय होगा कि आगे क्या होगा। क्या राजपाल यादव को और राहत मिलेगी? क्या उनकी सजा पूरी तरह निलंबित होगी या फिर अदालत कोई सख्त आदेश देगी? यह आने वाला वक्त ही तय करेगा कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल राजपाल यादव जेल से बाहर हैं, लेकिन उनकी कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।